नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात जारी। भारत ने विकासशील देशों से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में सहायता के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOSN-1 अन्वेषा सहित 15 अन्य उपग्रहों का प्रक्षेपण। ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों में मृतकों की संख्या 538 हुई और भारत ने वडोदरा में 3 मैचों की एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात कर रहे हैं। इस समय दोनों नेता साबरमती रिवर फ्रंट पर मौजूद हैं। इसके बाद गांधीनगर के महात्मा मंदिर में द्विपक्षीय कार्यक्रम होंगे। इस दौरान श्री मोदी और श्री मर्ज भारत जर्मनी नीतिगत भागीदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। दोनों देशों के बीच इस साझेदारी के हाल में 25 वर्ष पूरे हुए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अब से कुछ ही देर में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-62 EOSN-1 मिशन अन्वेषा का प्रक्षेपण करेगा। एक रिपोर्ट। इस मिशन का संचालन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कर रहा है। ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के निर्माण और प्रक्षेपण का 9वां वाणिज्यिक मिशन है। ये रॉकेट भारतीय और अन्य देशों के 15 अन्य उपग्रहों को लेकर भी जाएगा। प्रक्षेपण में PSLV DL संस्करण का उपयोग किया जाएगा। 2 ठोस स्ट्रैप ऑन मोटरों से सुसज्जित होने के कारण ये यान कई उपग्रहों को सटीक कक्षाओं में ले जाने में सक्षम है। इस मिशन का एक विशेष आकर्षण स्पेनिश स्टार्टअप द्वारा विकसित कैस्ट्रेल इनिशियल टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन है। ये भविष्य में दोबारा उपयोग वाले यान का एक लघु स्तरीय नमूना है। यह अंतिम परिचालित पेलोड होगा और इसके दक्षिण प्रशांत महासागर में नियंत्रित लैंडिंग से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में फिर प्रवेश करने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने विकासशील देशों को विकास की आकांक्षाओं से समझौता किए बिना नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया है। श्री जोशी ने कल संयुक्त अरब अमीरात के अबुधाबी में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक में कहा कि वैश्विक ऊर्जा उपयोग के लिए अधिक निवेश और सहयोग की आवश्यकता है। श्री जोशी ने कहा कि केवल भारत को वर्ष 2030 तक लगभग $3 खरब की आवश्यकता होगी। इससे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, भंडारण, हरित हाइड्रोजन, ग्रिड और विनिर्माण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर पैदा होंगे। श्री जोशी ने कहा कि भारत अपने अनुभव, संस्थानों और तकनीकी विशेषज्ञता साझा करने और सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। 260 गीगावाट इज आवर। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश ने 260 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त कर ली है। यह 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले यानी 2025 में ही प्राप्त कर ली गई। इसके अलावा केवल 2 वर्ष के भीतर 26 लाख से अधिक घरों को रूफटॉप सोलर से जोड़ा गया है। ये भारत की हासिल की गई अभूतपूर्व और ऐतिहासिक वृद्धि दर्शाता है। अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ व्हिच इंडिया हैज अचीव्ड। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव अमेरिका के वॉशिंगटन में G7 की महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक का उद्देश्य रणनीतिक संसाधनों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विकसित भारत का दृष्टिकोण साकार करने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाएं आवश्यक हैं। G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा के साथ यूरोपीय संघ शामिल हैं। लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और तांबा और दुर्लभ पृथ्वी तत्व जैसे महत्वपूर्ण खनिज रक्षा प्रणालियों, सेमीकंडक्टर्स, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों और उन्नत विनिर्माण के लिए जरूरी हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ग्रीनलैंड का अधिग्रहण कर लेगा
उन्होंने चेतावनी दी है कि इसमें विफल रहने पर रूस या चीन को इस क्षेत्र पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाएगा। We are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. And by the way, I'm a fan of Denmark too. I have to tell you, and you know they've been very nice to me. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult. श्री ट्रंप ने कहा कि वे वार्ता के माध्यम से समझौते को प्राथमिकता देते हैं। ग्रीनलैंड पर सैन्य कार्रवाई के बारे में उन्होंने कहा कि अमेरिका का ध्यान स्वामित्व पर केंद्रित है। उन्होंने इन चिंताओं को खारिज किया कि ऐसे किसी कदम से नाटो का महत्व कम हो सकता है। डेनमार्क एक स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड का आर्कटिक में स्थित होने के कारण रणनीतिक महत्व है। अमेरिकी सेना पहले से ही ग्रीनलैंड में मौजूद है। इस क्षेत्र में रूसी और चीनी गतिविधियों में वृद्धि के बीच आर्कटिक सुरक्षा एक बढ़ती चिंता का विषय है। इसके अलावा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में जमा वेनेजुएला सरकार की धनराशि को अदालतों और लेनदारों द्वारा जब्त किए जाने से रोकने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। एक कार्यकारी आदेश में श्री ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला सरकार की जमा धनराशि पर कुर्की या अन्य न्यायिक प्रक्रियाओं का खतरा अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई वेनेजुएला में आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देने के अमेरिका के प्रयासों में बाधा उत्पन्न करेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा से समझौता करने या परिणाम भुगतने की चेतावनी देते हुए कहा है कि वेनेजुएला से तेल और धन का प्रवाह अब रुक जाएगा। 3 जनवरी को अमेरिका द्वारा वेनेजुएला की राजधानी काराकास से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद से ट्रंप का ध्यान क्यूबा की ओर केंद्रित हो गया है। क्यूबा का लंबे समय से सहयोगी रहे वेनेजुएला के बारे में माना जाता है कि वो प्रतिदिन लगभग 35,000 बैरल तेल क्यूबा को भेजता है। शुक्रवार को अमेरिका ने एक 5वें तेल टैंकर को यह कहते हुए जब्त कर लिया कि वो वेनेजुएला से प्रतिबंधित तेल ले जा रहा था। ईरान में देशव्यापी प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई में मृतकों की संख्या बढ़कर 538 हो गई है। अमेरिका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से संबंधित एक एजेंसी ने बताया कि मृतकों में 490 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षाकर्मी हैं। एजेंसी ने कहा है कि 10,600 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। ईरान में इंटरनेट और फोन लाइनें ठप होने के कारण विदेशों से प्रदर्शनों की स्थिति का आकलन करना और भी मुश्किल हो गया है। इस बीच ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर खलीबाफ ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के अनुसार देश में जारी प्रदर्शनों के चलते इस्लामी गणराज्य पर हमला करता है तो अमेरिकी सेना और इजराइल उसके निशाने पर होंगे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने ईरानी अधिकारियों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया है। अधिकारियों से अनावश्यक बल प्रयोग से बचने का आग्रह भी किया गया है। भारत ने 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल रात वडोदरा में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। 301 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 49 ओवर में 6 विकेट पर 306 रन बनाकर मैच जीत लिया। रोहित शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद कप्तान शुभमन गिल और विराट कोहली ने पारी को संभालते हुए दूसरे विकेट के लिए 118 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। गिल ने 71 गेंदों में 56 और कोहली ने 91 गेंदों में 93 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से डेरिक मिशेल ने सर्वाधिक 84 और हेनरी निकोलस ने 62 रन बनाए। श्रृंखला का दूसरा मैच बुधवार को राजकोट में और तीसरा मैच 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गांधीनगर में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात जारी। भारत ने विकासशील देशों से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में सहायता के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOSN-1 अन्वेषा सहित 15 अन्य उपग्रहों का प्रक्षेपण। ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों में मृतकों की संख्या 538 हुई और भारत ने वडोदरा में 3 मैचों की एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।